गुड मॉर्निंग। मैं भारती भारद्वाज स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक हम लोगों ने राष्ट्रपति के विषय में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित जो उपबंध थे 52 से लेके 62 तक हम लोगों ने क्लियर किया है, जो कि भाग 5 का हिस्सा था। भाग 5 में ही अब हम लोग अगले एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद के विषय में बातचीत करेंगे, जो है उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या उपराष्ट्रपति के संबंध में हमारे संविधान के 63 से लेकर 70 तक सारे प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति कौन होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या है, उनको शपथ कौन दिलाता है, उनके कार्य क्या है, इन सब का सविस्तार वर्णन किया गया है। इस क्षेत्र से भी प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पद होता है। अभी वैसे भी चर्चा में भी उपराष्ट्रपति का पद काफी समय से है, इसलिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उपराष्ट्रपति का महत्व बढ़ जाता है, हमारे उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि पॉलिटी में आप ये देखिएगा कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रश्न नहीं होते हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के उन हिस्सों पर फोकस ज्यादा किया जाता है जो समसामयिक मतलब करंट अफेयर से जुड़े हुए हों। करंटली अगर कोई पद ज्यादा चर्चित होता है तो उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि उसके आसपास के भी जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे, जो कि है हमारे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित हम लोग जो भी प्रावधान देखेंगे उसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि आर्टिकल 63 क्या कहता है। हमारे आर्टिकल 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कि भारतवर्ष में हमेशा ही एक राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति की भी व्यवस्था होगी। तो भाई उपराष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को दो शब्द क्लियर कर लेने चाहिए। पहला है कि राज्यसभा का वो पदेन, दूसरा है सभापति होगा। तो हमारे जो भी दोनों सभाएं हैं, संसद के जो दो सदन हैं, उनको चलाने के लिए लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा को चलाने के लिए सभापति होता है। तो सभापति जो होते हैं वो क्या करते हैं? सभा की सारी कार्रवाई करवाते हैं। अभी जस्ट हम लोग 2 मिनट के अंदर ही देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयां कैसी होती हैं, क्योंकि उस एरिया को पहले हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, फिर एक एक आर्टिकल वाइज देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं और वो किस जगह उल्लिखित है, किन किन हमारे आर्टिकल में उन सब व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। तो हम लोग ये देखते हैं जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। हमारे जो भी उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का काम क्या है? पहला काम है कि वो सभा हमारे राज्यसभा के पदेन का मतलब एक पोस्ट के साथ दोबारा फिर से पोस्ट मिल जाना, यानी कि हमारे एक पद के साथ अगर दूसरा पद भी किसी तरह से जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे आप देखते हैं शादी के बाद, मतलब ये उदाहरण देने के लिए है, शादी के बाद एक महिला किसी की पत्नी बनती है तो उसको पदेन रूप से चाची का, मामी का या और सभी पद उसको मिल जाते हैं। मतलब आप पोस्ट एक होल्ड कर रहे हैं, लेकिन उस पोस्ट के साथ ही दूसरा पोस्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उसको हम लोग इंग्लिश में एक्स ऑफिशियो पद कहते हैं। ऐसा पद जो कि एक पद के साथ अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही आपको प्राप्त हो जाए। तो हमारे उपराष्ट्रपति जो है वही होते हैं कौन? राज्यसभा के सभापति, और ये पोस्ट उनको अपने आप मिल जाता है। तो टर्म
आपके प्रश्न में पदेन ही होगा, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा। हमारे जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति भी होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनको और भी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, साथ ही साथ कोई अन्य लाभ के पद को धारण वो नहीं करेगा। हम लोग इसकी योग्यताओं में बहुत सारी चीजें देखेंगे। पहली चीज क्या है हमारे राष्ट्रपति की योग्यता में, तो आपको ये दिखेगा कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद होल्ड करेगा उसके लिए जरूरी है कि वो भारतीय हो। भारतीय व्यक्ति को ही हमारे उपराष्ट्रपति का पद दिया जा सकता है। दूसरा, उसने अपनी आयु कितनी पूरी की हो, 35 ईयर्स, 35 साल पूरी कर चुका हो। 35 प्लस के बाद ही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा किसी लाभ के पद पर वो आसीन न हो, मतलब वो किसी भी तरह का कोई सरकारी पोस्ट होल्ड नहीं करता हो। अगर वो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा के सदस्य होने की रखता हो योग्यता, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, इसके साथ साथ वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारतीय हो। इन सभी योग्यताओं को आप बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। इसके अलावा हमारे सरकारी पदों के साथ एक और बात जुड़ी हुई होती है कि कोई भी व्यक्ति जो पागल या दिवालिया होता है वो इस तरह के पद को होल्ड नहीं कर सकता है। तो वो तो अपने आप में एक फिक्स चीज है ही, जो कि राज्यसभा की योग्यता में भी उल्लिखित है। ऐसे राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता अगर हम लोग देखेंगे तो आपको 30 ईयर्स दिखाई देगी। लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता में 35 साल उल्लिखित है। क्लियर है? अब हम लोग अगला देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करना या राष्ट्रपति पद में आकस्मिक रिक्ति या अनुपस्थिति में कार्य करना भी, उसके कार्यों का निर्वहन करना भी हमारे उपराष्ट्रपति के कार्य में डाला गया है। तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति का पहला कर्तव्य यह है कि जब राष्ट्रपति ना हो तब उनके कार्यों को देखना। जैसे राष्ट्रपति नहीं है, छुट्टी में गए हैं, बीमार पड़े हुए हो, छुट्टी ली हुई हो, मतलब किन्हीं कारणों से अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उनके कार्यों को देखना, या अचानक से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। हम लोग राष्ट्रपति पद में भी हम लोग देखे थे कि कैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, जैसे वो उन्होंने अचानक त्याग पत्र दे दिया हो, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, या और इस तरह से या तो उनको हटाया जाना हो और हटाने के महाभियोग लाकर उनको हटाया गया, लेकिन तब तक तो चुनाव नहीं हुआ था। तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वही कार्य करते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उस वक्त होता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, या अचानक से उनके पद में रिक्ति आ गई हो, उनका पद वैकेंट हो गया हो किसी भी कारण से। तो वैसी स्थिति में तुरंत ही हमारे उपराष्ट्रपति उनका पद देखते हैं। लेकिन ऐसा तो हर समय नहीं होता है। वो तो अगर कहा जाए साल भर में 2 महीना भी नहीं होता होगा कि ऐसी स्थिति आए कि हमारे राष्ट्रपति जो है वो अनुपस्थित हो। तो उतने समय में वो क्या करते हैं, तो राज्यसभा के सभापति वाला कार्य करते हैं। क्लियर है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या आकस्मिक रिक्ति में उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। शेष समय वो क्या करेंगे, राज्यसभा के सभापतित्व का काम करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग अगले अनुच्छेद पे आते हैं जिसमें लिखा गया है राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए भी राष्ट्रपति जैसा ही एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। हम लोग राष्ट्रपति में देखे ही थे कि हमारे संसद के सदस्य होते हैं जो कि चुने हुए हों, या राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं जो निर्वाचित हो, तो उन सब का एक निर्वाचक मंडल बनता है। तो हमारे उपराष्ट्रपति को भी चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं।
यहाँ ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है, आपको एकदम क्लियर ही याद रहेगा कि इसमें कौन कौन भाग लेगा। तो संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा प्लस लोकसभा के सदस्य मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनाएंगे, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होंगे जो वोट करके उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। उपराष्ट्रपति के भी चुनाव में सेम वही प्रोसीजर होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर कौन सा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये दोनों शब्दों को आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति में भी हमने कहा था, क्योंकि कई जगह हस्तांतरित शब्द का यूज होता है और संक्रमणीय हटा देता है, क्योंकि संक्रमणीय पहले ज्यादा यूज होता था। अभी कुछ वर्षों से संक्रमणीय शब्द के जगह हस्तांतरित भी रहता है लिखा हुआ, तो दोनों ही शब्द आपको याद रखने हैं। उससे अच्छा है कि आप इंग्लिश वाला टर्म जरूर दिमाग में रखें, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसके तहत हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति में देखा था। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जिस दिन से वो ज्वाइन करते हैं या शपथ लेते हैं उस दिन से लेकर 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए ये अपने पद पे बने रहते हैं। और अगर इन 5 वर्षों के बीच वो चाहे तो अपना त्याग पत्र देके अपना सीट वैकेंट कर सकते हैं, और ये त्याग पत्र किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए, कब से? शपथ लेने के दिन से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और वो अपना पद इस बीच चाहे तो छोड़ सकते हैं हमारे राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर। नेक्स्ट में दिया गया है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय कोई विशेष निश्चित नहीं किया गया है, शीघ्रातिशीघ्र करा लेना होता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए है कि 6 माह के भीतर दूसरा राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, जल्दी से जल्दी उसका चुनाव करा लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा का कोई व्यवहार हमारे संविधान में नहीं किया गया है कि इतना दिन के ही अंदर हो जाना चाहिए, बल्कि जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए। आकस्मिक रिक्ति को अगर भरना हो, मतलब अगर अचानक उनका पद रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति जिसको निर्देशित कर दे, वो जो कि राज्यसभा का सदस्य हो, उनके बीच से ही किसी व्यक्ति को निर्देशित कर दिया जाता है, जो कि उपराष्ट्रपति के कार्यों को तब तक देखता है जब तक कि चुनाव नहीं हो जाए। इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को कौन ओथ दिलाएगा, हमारे उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो हमारे राष्ट्रपति के ही द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अगर राष्ट्रपति ना हो तो सपोज वो बाहर गए हुए हों, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित जो भी व्यक्ति होता है वो किसी भी ऑफिशियल को इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं कि उनके अनुपस्थिति में इस व्यक्ति के द्वारा, मतलब इस पद को होल्ड करने वाले व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा? शपथ दिलाया जाएगा, ओथ दिलाई जाएगी। जब कभी भी आकस्मिकता हो तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन निर्वहित करता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा ही निर्वहित किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति के कृत्यों को निर्वहन के संबंध में कुछ आकस्मिकताएं आ जाए या नई परिस्थिति पैदा हो जाए कि अब क्या होगा, तो वैसी कंडीशन में संसद को ये अधिकार है कि उन नई परिस्थितियों के लिए जब कोई ऐसी आकस्मिकता आ जाए कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किसी और को करना पड़े, तो इस संबंध में संसद कोई विधि या कानून बना सकती है। संसद को ये अधिकार है कि वो इस क्षेत्र में कानून बना सके। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित अगर किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका सॉल्यूशन किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद की स्थिति आ जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा?
तो आप याद रखिएगा उसका निपटान करने के लिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही इस पूरी परिस्थिति को संभाला जाता है और उसका ही फैसला मान्य होता है। सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि हमारे राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के अलावा किसी चुनाव में कोई समस्या आती है तो उसका निपटान चुनाव आयोग करता है। निर्वाचन आयोग नाम की एक संस्था हमारे देश में है जिसका काम निर्वाचन संपन्न करवाना होता है, साथ ही साथ किसी तरह के विवाद को भी निपटाना होता है। लेकिन याद रखेंगे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव है, किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस कंडीशन में कौन करेगा निपटान? तो हमेशा ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वो इस तरह की परिस्थितियों में विवाद का निपटान करे। एनी डिस्प्यूट ऑफ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हमारे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है तो उसका निपटान कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले हम लोग क्या देखें, एक राष्ट्रपति होगा हमारे यहाँ, उपराष्ट्रपति होगा, उसका काम क्या होगा? राष्ट्रपति के नहीं रहने पर या उसके पद रिक्त होने या कभी किसी छुट्टी में अगर उन्होंने अवकाश लिया हो तो वैसी परिस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति के लिए ये भी है कि राज्यसभा का वो पदेन सभापति होगा, सदस्य नहीं होगा। याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा सभापति है या कौन सा ऐसा सदस्य है संसद का जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी सभा का सभापतित्व कर सकता है, तो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति संसद सदस्य के रूप में नहीं चुने जाते हैं बल्कि उनको एक निर्वाचक मंडल चुनता है जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। किस विधि से चुनता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो कि किस पर आधारित है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर, प्रोपोर्शनल, जो प्रोपोर्शनल हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड होता है। एकल संक्रमणीय प्रणाली मतलब हमारे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पर आधारित जो व्यवस्था है, यानी सभी को वरीयता क्रम से वोट देना, अगर सबसे कम जिसको आता है उसको रेस से हटा दिया जाता है, उसके ही वोट्स को अन्य सदस्यों में बांट दिया जाता है, दूसरे चक्र की गणना की जाती है और ये व्यवस्था तब तक चलती है जब तक कि हमारे उपराष्ट्रपति को बहुमत न मिल जाए। उपराष्ट्रपति को बहुमत मिल जाता है तो वही व्यक्ति घोषित हो जाता है हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में। उसका काम क्या है? सभा का सभापतित्व करना और राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में काम करना। कितने दिनों के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। फिर यहाँ पर अभी आप देखिएगा, जब हम लोग राज्यसभा अभी तुरंत देखेंगे कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा 6 वर्ष के लिए उसके सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति चूंकि उस सभा का सदस्य है ही नहीं तो वो उस पर अप्लीकेबल नहीं है। उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं अपने ओथ लेने के दिन से। अगर इस बीच चाहे तो वो हमारे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं और अपना स्थान जो है वो वैकेंट कर देते हैं। हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का भी काम हमारे राष्ट्रपति का होता है। तो उपराष्ट्रपति से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, खासकर उनका निर्वाचक मंडल कौन सा होता है। प्लस इस तरह का भी प्रश्न आया हुआ है कि किस किस चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का यूज किया जाता है। तो और एक आपको चुनाव दिखेगा, एक तो राष्ट्रपति दिखा, एक उपराष्ट्रपति दिखा। इसके अलावा विधान परिषद के भी चुनाव में आप देखिएगा कि कुछ क्षेत्र के लोगों को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाएगा। तो उसमें भी ऑप्शन आता है कि भाई किन किन चुनावों में हमारे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का यूज किया गया है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम का यूज किया गया है, तो उसमें आपको चुनने के लिए आता है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि क्या है, शपथ कौन दिलाता है, कौन किसको अपना त्यागपत्र देता है। तो ये वाइस वर्सा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। वहां से भी प्रश्न आता है कि कौन देता है, उपराष्ट्रपति अपने पद त्याग पत्र कहा जाए किसे देंगे, तो वो हमारे राष्ट्रपति को देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग अगला जो हिस्सा पढ़ेंगे वो देखेंगे कि हमारे 73 आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो थोड़ा सा
अलग सा है विषय, ये है राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी जो शक्तियां हैं उससे रिलेटेड है कि किस किस तरह की माफी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। कुछ सजाओं को वो कम कर सकते हैं, कुछ सजाओं को वो उसकी प्रकृति या नेचर बदल देते हैं, किसी को रोक देते हैं, किसी को एक्सटेंशन दे देते हैं या पूरी तरह माफ कर देते हैं। ये सारी क्षमा दान की शक्तियां हमारे राष्ट्रपति के पास प्राप्त है, जो कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों में हम लोगों ने देखा था। इसको हम लोग आर्टिकल वाइज अगर देखें तो 72 में राष्ट्रपति की क्षमा दान संबंधी शक्ति दी गई है। ये डायरेक्ट भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल हमारे 72 में दिया गया है। 73 में दिया गया है कि ऊपर के जो भी उपरोक्त प्रावधान है उसमें अगर विस्तार करना हो कार्यपालिका शक्ति का तो उसका पूरा पूरा अधिकार किसको है? संसद को प्राप्त है। संसद को यह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर वो क्या कर सके? संसद की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सके और उसके संबंध में नियम बना सके। अब हम लोग चलेंगे आर्टिकल 74 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको बताने के पहले कुछ चीजें हमको पहले क्लियर करा लेनी है, क्योंकि फिर समझने में टाइम नहीं लगता है। हम लोग बात करते हैं फिर से संसद की। संसद किसको मिलाकर बनती है? सबसे पहले राष्ट्रपति, जो कि संसद का अभिन्न अंग है। दूसरा है इसका अंग लोकसभा, और तीसरा इसका अंग है राज्यसभा। संसद किसे कहेंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर जो एक मंच बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। यहां तक क्लियर है? संसद में हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य और शक्तियां हैं, पहले ही हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे का जो हिस्सा है वो लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देखेंगे। भारत में संसदीय व्यवस्था है, साथ ही भारत एक लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक होने के कारण जनता के प्रतिनिधि जो है वो संसद में चुने जाते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में दो प्रकार के सदन हैं। एक में जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, दूसरा जो कि राज्यसभा है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से संसद के सदस्य चुनकर आते हैं। इसमें एक हाउस ऐसा है जिसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, यानी जिनको मनोनीत किया जाता है। नॉमिनेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। लोकसभा एक ऐसा सदन है जिसमें जनता ने अपने प्रतिनिधियों को सीधे भेजा है। हम लोग भी लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। जो भी 18 वर्ष के भारतीय नागरिक हैं उनके द्वारा अपने प्रतिनिधियों को पूरे देश भर से भेजा जाता है। हमारे पूरे देश भर से जनता दो जगह अपने प्रतिनिधियों को भेजती है, पहले अपने राज्य की विधानसभा में, दूसरी अपने देश की लोकसभा में। लोकसभा जनता के द्वारा निर्वाचित सदन होता है। क्लियर है? लोकसभा किसके द्वारा? तो जनता के द्वारा। चुने गए प्रतिनिधियों से बना हुआ सदन होता है। राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनता है, और साथ ही साथ इसमें मनोनीत सदस्य भी होते हैं। इसमें दो तरह के सदस्य होंगे, एक निर्वाचित, दूसरा
मनोनीत मनोनीत जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने विशिष्ट योगदान दिया है उनके बीच से चुने जाते हैं। तो भाई इन दोनों सदनों का काम क्या है, इन दोनों सदनों को बनाने का उद्देश्य क्या है? हाँ चलिए एक चीज छूटी कि राज्यसभा में अप्रत्यक्षतः चुने जाते हैं, यानी हम लोग पहले विधानसभा में सदस्यों को भेजते हैं और विधानसभा के जो सदस्य हैं वो वोटर होते हैं राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए। राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं किसके लिए? राज्यसभा में लोगों को भेजने के लिए। राज्यसभा में जो भी राज्यसभा की योग्यताओं को फुलफिल करता है वो चुनाव के लिए खड़ा होता है और उसको वोट कौन देगा? तो उसको वोट देगा राज्य विधानसभा का सदस्य। हम लोग विधानसभा के सदस्यों को ये जिम्मेवारी दे के भेजते हैं कि हमारे बदले वो राज्यसभा के सदस्य चुनने में हमारे प्रतिनिधित्व करें, हमारे बदले वो वोटिंग करें। तो हम लोग सीधे नहीं चुनते हैं बल्कि हमारे बीच एक कड़ी कौन है? वो है विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। हम लोग इसका और डिटेल भी देखेंगे कि किस राज्य से कितने आते हैं, टोटल इनकी संख्या कितनी। आज हम लोग समझ रहे हैं कि क्या इनका पर्पस है और ये लोग क्या करते हैं, क्यों इतने लोगों को हम लोग अपने प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं और किस प्रक्रिया के द्वारा इसमें कार्य संपन्न होता है। तो हमारे राज्यसभा के और लोकसभा के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसका एक रिव्यू ले लेते हैं, फिर हम लोग एक एक आर्टिकल में भी देखेंगे कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है हमारे राज्यसभा और लोकसभा के लिए, हमारे संसद के सदनों के लिए। तो दोनों ही सभाओं के सदस्य जो है वो चुन लिए गए। हमारी लोकसभा जो होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है। लोकसभा का जो कार्यकाल है उसके प्रथम जो बैठक होती है वहां से गिना जाता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों में थोड़ा सा अंतर है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, हमेशा रहती है। लोकसभा हर 5 वर्ष में उसका रिन्यूअल होता है, राज्यसभा का रिन्यूअल नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कोई अमर व्यक्ति तो है नहीं दुनिया में जो कि राज्यसभा में चला जाता है और फिर वो हमेशा के लिए रहता है, बल्कि इसका क्या हिसाब है कि अगर ये राज्यसभा है तो हर एक 6 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। सपोज जब पहली राज्यसभा बनी तो ये थी, 6 वर्ष के बाद ये आए, इसके बाद ये आए, मतलब 1/3 आदमी आया, अपना 6 साल पूरा किया, 2 साल में फिर से चुनाव हुआ, उसके बाद ये आया, फिर 2 साल में चुनाव हुआ और ये आया। दैट मीन्स ये हिस्सा अभी 6 वर्ष किया था, उसके बाद ये खाली हो गया। खाली होने से ये हिस्सा जो खाली हो गया, इसका चुनाव मान लिया जाए कि 86 में हुआ है, 1986 में ये हिस्सा भरा गया था। ये 2 वर्ष के बाद फिर चुनाव हुआ, 1988 में ये लोग आए, फिर 2 वर्ष हुआ, तो 2 वर्ष कितना हो गया, 90 में ये लोग आए, फिर 86 में 6 साल जोड़िए कितना होगा, 86, 87, 88, 89, 19, 92 में इनका कार्यकाल जो है वो फिर समाप्त हो जाएगा। 92 में फिर से नए लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, प्लस फिर ये खाली होगा, 2 वर्ष में फिर इसका चुनाव होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि इस क्षेत्र में कभी कोई सदस्य ना हो, मतलब राज्यसभा में सदस्य नहीं होंगे ऐसी कंडीशन होगी ही नहीं, बल्कि हमेशा ही हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा।
हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्यों का 1/3 लोगों का चुनाव होगा। 1/3 सदस्य हमेशा नए आएंगे, पुराने जाएंगे, नए आएंगे, पुराने जाएंगे। तो 1/3 पहले खत्म होगा, 2 साल के बाद फिर खत्म होगा, फिर 2 साल के बाद खत्म होगा। ऐसे नए नए सदस्य आते जाते हैं, पुराने अपना 6 वर्ष का कार्यकाल समाप्त करते हुए चले जाते हैं। अगर सदस्य का कार्यकाल पूछता है तो हम लोग 6 वर्ष उसका आंसर देंगे। राज्यसभा के सदस्यों की का कार्यकाल कितना होगा, तो 6 साल के लिए होगा। और अगर ये पूछता है कि राज्यसभा के कब तक रहती है या फिर से उसका पुनर्निर्वाचन कब होता है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के नाते राज्यसभा की सदस्य संख्या =0 कभी नहीं होती है, किसी कंडीशन में नहीं होती है। जबकि लोकसभा में हर 5 वर्ष में ऐसा होता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या =0, फिर नए तरीके से सारे सदस्य चुनकर आते हैं। क्लियर है? लोकसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अब इतने सारे लोगों को हम लोगों ने चुना, इतना सारा खर्च हुआ, चुनाव आयोग ने इतनी माथापच्ची की, पूरे देश भर में चुनाव किया गया। चुनाव से में ये भी होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग राज्यों के संख्या दी गई है कि कितनी संख्या में कितने लोग लोकसभा में आएंगे, कितने लोगों का पार्टिसिपेशन राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से होगा। ये पूरा क्लियर किया गया और टोटल इतने सदस्य दोनों सभाओं में होंगे। अब इन दोनों सभाओं के सदस्य मिलकर जनता के वेलफेयर के लिए कार्य करेंगे। वो निश्चित सी बात है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इनका काम क्या है, लोगों के लिए ही काम करना। प्लस लोकसभा में से एक सरकार भी बनाई जाती है। सरकार का मतलब गवर्नमेंट या सरकार वो निकाय है जिसकी जिम्मेवारी होती है कि वो 5 वर्ष के लिए जिम्मा लेकर देश के विकास के लिए काम करे और हमारे जनता की समस्याओं को दूर करे, हमारे देश का विकास करे, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को रेगुलेट करे, इकोनॉमिक जो भी समस्या है उनको दूर करने का प्रयास करे। बहुत सारे काम है, सरकार का छोटा मोटा काम नहीं है। देश में शांति सुव्यवस्था बनाए रखे, बाहर से देश के जो दुश्मन है उनसे उनकी सुरक्षा करे, ये सारा काम हमारी सरकार का होता है। सरकार एक बहुत बड़ा विंग होगा जिसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति हमारे सरकार का जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के वास्तविक अध्यक्ष होते हैं, जो कि सामान्यतः हमारे लोकसभा से चुने जाते हैं। तो हमारे देश में एक मंत्री परिषद होगी, इसका भी उल्लेख किया गया है। किसमें, हम लोग आगे ही चलकर देखेंगे। आर्टिकल 74 जो है वो मंत्री परिषद से संबंधित है। मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री विथ अन्य मंत्री। हमारे प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के साथ क्या कहलाते हैं, मंत्री परिषद कहलाते हैं। मंत्री परिषद का तात्पर्य क्या है, हमारे प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के साथ। मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद, पीएम प्लस अन्य मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मिलकर जिस समूह का निर्माण करते हैं उसे हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद से तात्पर्य प्रधानमंत्री से है। और प्रधानमंत्री कौन होता है, तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता हो। लोकसभा में क्या हुआ, जनता ने अपने प्रतिनिधि भेजे। हमारे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से बांट दिया जाता है और उस क्षेत्र की आबादी अपने क्षेत्र से एक व्यक्ति को लोकसभा में भेजती है। तो जनता के सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कई दल के लोग, कई दल के उम्मीदवार हमारे पास आते हैं और हमको बताते हैं कि अगर आप हमें मौका दें तो हम लोग लोकसभा जाके आपके लिए, अपने क्षेत्र के लिए ये सब काम करेंगे, अपने देश के लिए ये सब काम करेंगे। वो अपना एजेंडा बतलाते हैं कि अगर हम लोग वहां पहुंचे
तो हम लोग ये सब करेंगे और ये उम्मीदवार किसी न किसी दल से बिलोंग करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो निर्दलीय हो, बिना दल वाला आदमी भी जाकर चुनाव लड़ सकता है। तो वैसा सारा जो लोकसभा है, लोकसभा में एक ही दल के व्यक्ति नहीं होते हैं, बल्कि जनता के चॉइस के अलग अलग दलों के सदस्य होते हैं। लोकसभा अलग अलग दलों के उन सदस्यों का समूह है जिनको जनता ने अपने अपने क्षेत्रों से जिताकर भेजा है। क्लियर है? तो जनता ने एक समूह बनाया, जनता के द्वारा चुने गए मंत्री सदस्य जो है, उम्मीदवार जो है, वो लोकसभा के रूप में संगठित हुए। तो उस पूरे समूह में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, टोटल सदस्यों की संख्या का एक अधिक भी अगर किसी एक दल को प्राप्त हो जाता है तो उस दल को सरकार बनाने का अधिकार होता है। और उस दल का नेता जो होता है वो कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के लिए जरूरी है कि वो लोकसभा में बहुमत दल या बहुमत गठबंधन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश के सभी क्षेत्रों के लोगों का एक जैसा मूड ना हो कि इसी पार्टी को जिताना है, तो कई छोटी बड़ी पार्टियां जो है उसके सदस्य मिल जाते हैं और लोकसभा बनाते हैं जिसमें किसी को भी बहुमत नहीं मिला होता है। तो वैसी कंडीशन में कुछ दलों का एक समूह बन जाता है। कई बार ये गठबंधन हमारे चुनाव के पहले ही बना लिया जाता है कि जीतेंगे तो सब मिलकर सरकार बनाएंगे हम लोग। कई बार ऐसा होता है कि अगर वैसा गठबंधन न बना हो तो हमारे हाउस में जाके राजनीतिक दल आपसी बातचीत के माध्यम से एक गठबंधन तैयार कर लेते हैं, जिसको हम लोग मिली जुली सरकार भी कहते हैं। और जो चुनाव पूर्व गठबंधन है उसका हम लोग कई कई नाम भी दे देते हैं, जैसे एनडीए। एनडीए केवल बीजेपी नहीं है, उसमें और भी घटक दल शामिल होते हैं, मतलब वैसे दल जो कि बीजेपी के साथ समर्थन लेकर या बीजेपी को अपना समर्थन देकर उसके साथ टाई अप कर लेते हैं और सरकार बनाते हैं, या कांग्रेस के साथ टाई अप करके उनके साथ बनाते हैं। तो ज्यादातर यही होता है, जो लार्जेस्ट पार्टी होती है जिसके पास बहुमत नहीं हो, वो कई छोटे छोटे दलों या उम्मीदवारों को जोड़कर एक अपना गठबंधन तैयार करती है और उसका मुखिया जो होगा वही प्रधानमंत्री होगा। तो उसकी विशेषता क्या है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना। वैसा दल जो कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसका मुखिया क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री कहलाता है। और प्रधानमंत्री अपनी पसंद अनुसार, योजना अनुसार या कार्यों को देखते हुए क्या करता है? अपने सदस्यों या अपने समर्थकों में से लोगों को चुनता है एज ए मंत्री। एज ए मिनिस्टर कौन चुने जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा अपने हाउस से या दूसरे हाउस से भी, राज्यसभा से भी किसी व्यक्ति को मंत्री का पद दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने हाउस से या दूसरे हाउस से भी मंत्री न चुने, किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री वो बना सकते हैं जो दोनों हाउस का सदस्य नहीं है। लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि 6 माह के भीतर उसको राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक हाउस की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा उसका मंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री पहले कौन हुआ? बहुमत दल का नेता हुआ। उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद तैयार करे, जिसमें वो अपने पसंद और आवश्यकता के अनुसार मंत्रियों का चुनाव कर सकता है, जो कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न हो, बल्कि वो बाहर से किसी व्यक्ति को जिसको वो योग्य समझते हैं अपने मंत्री के रूप में चुन सकते हैं। उस मंत्री के साथ क्या जरूरी शर्त होती है कि वो 6 महीने के भीतर या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो मंत्री नहीं रह सकता है। तो ऐसा समूह जिसमें पीएम और उसके मिनिस्टर हो उसको हम लोग मंत्री परिषद कहेंगे। इसके अलावा एक और शब्द आप सुनेंगे, कैबिनेट मिनिस्ट्री, मंत्री मंडल। तो मंत्रिमंडल क्या होता है? सपोज ये मंत्री परिषद है तो मंत्रिमंडल उसी के बीच के
अति महत्वपूर्ण पद प्राप्त मंत्रियों का समूह होता है, जो कि नीति निर्माण में, सरकार चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसमें जैसे वित्त मंत्री होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, रक्षा मंत्री होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, गृह मंत्री होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण मंत्रियों का, मंत्री परिषद का वो छोटा समूह जो अति महत्वपूर्ण हमारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री होती है, उसके हेड होते हैं, उससे जुड़कर जो बनता है एक छोटा हिस्सा मंत्री परिषद का, उसको हम लोग मंत्रिमंडल कहेंगे। मंत्रिमंडल में वो सदस्य ही ज्यादातर होते हैं जो मंत्री परिषद के सदस्य हों। मंत्री परिषद बड़ा समूह है, मंत्रिमंडल छोटा समूह है। ये पूरा इंटायर जो हिस्सा है वो मंत्री परिषद है, जिसमें छोटा सा एक हिस्सा मंत्री मंडलों का होगा, मंत्रिमंडल का होगा। तो ऐसे मिनिस्टर्स जो कि मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। अब हम लोग मंत्री शब्द की बात करेंगे तो आपको एक नहीं कई तरह के मंत्री दिखाई देंगे। मंत्री वैसे तीन तरह के आपको दिखाई देंगे। पहले वैसे मंत्री जो कि कैबिनेट स्तर के हों, जिसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर यानी वैसे मंत्री पहले मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री जिनको मिली हुई होती है उसके हेड जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। हम लोग विधान राज्य में भी अब पढ़ेंगे, संसद की ही तरह क्या होता है वैसे ही वहां पर राष्ट्रपति के जैसे राज्यपाल होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के सहयोग के लिए लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही राज्य में हर एक राज्य में क्या होता है, राज्यपाल के सहयोग के लिए विधानसभा और विधान परिषद हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सेंटर में हमेशा ही 2 हाउस होंगे, स्टेट में 2 हाउस भी हो सकते हैं, 1 हाउस भी हो सकता है। 2 हाउस बहुत कम जगह है, विधान परिषदें हर राज्य में नहीं है, जबकि विधानसभा हर राज्य में होती है। विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री अपने सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण करेगा। तो वहां भी जो मंत्रिमंडल बनेगा उसको राज्य स्तर का कैबिनेट कहते हैं, जो स्टेट लेवल पे होता है वो स्टेट कैबिनेट कहलाता है, जो सेंटर लेवल पर होता है, केंद्रीय स्तर पर जो होता है कैबिनेट मिनिस्टरों का समूह, वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। कैसे? सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर मतलब केंद्रीय कबीना मंत्री या कैबिनेट मंत्री। कबीना मंत्री कहा जाता है किसको? कैबिनेट मंत्री को। हिंदी में कबीना मंत्री बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग उसको इंग्लिश टर्म के रूप में देखते हैं। हमारे हर एक मंत्रालय को, हर एक कार्य से, जैसे कपड़ा मंत्री, कपड़ा मंत्री ऐसे मंत्रालय का, ऐसी मिनिस्ट्री का प्रमुख होता है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ जितनी मिनिस्ट्री है उसको हम लोग 2 खंड में देखते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे देश हित से होता है, वैसे तो सभी का होता है, लेकिन महत्व के हिसाब से देखें तो रक्षा मंत्रालय को कपड़ा मंत्रालय के साथ नहीं तोला जा सकता है। जैसे आपके मित्र समूह, एक बड़ा आपका फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें कई तरह के फ्रेंड होते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं जो बहुत इंटीमेट होते हैं, जिनके साथ हर कुछ शेयरिंग आपका चलता है, उनके साथ किसी तरह का कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं होता है। दूसरे ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन उतने महत्वपूर्ण या उतने नजदीकी मित्र नहीं है जितने की कैबिनेट वाले हैं।
तीसरे वैसे होते हैं जिनको आप जानते हैं मित्र समूह है वो आपका, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो सहायक टाइप का है। जैसे मित्र का मित्र, किसी फ्रेंड का फ्रेंड अगर है उससे भी आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन वो लेवल नहीं होता है जो आपके बचपन के फ्रेंड का है, जो आज तक आपके साथ है, जिसके साथ हर कुछ शेयरिंग है, किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं है, फोन करके घर नहीं जाना होता है, सीधे ही आप पहुंचते हैं, चल भाई चलना है। तो वैसे मित्र समूह जिनके साथ बहुत इंटीमेसी है, तो वैसे मंत्री जिनका मंत्रालय अति महत्वपूर्ण है, उन सब के मंत्रियों को हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर और शेष को हम लोग राज्य मंत्री कहते हैं। राज्य मंत्री भी फिर दो तरह के होते हैं, एक साधारण राज्य मंत्री और एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर का मतलब स्टेट मेन मिनिस्टर नहीं, सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर, ऐसे मिनिस्टर जो सेकंड कैटेगरी के मिनिस्टर हो, कहां, सेंटर में। स्टेट मिनिस्टर भी होता है, ऐसा मंत्री जो राज्य में मंत्री है लेकिन सेकंड दर्जे के मंत्रालय का मंत्री है। तो कई बार होते हैं कि एक मंत्रालय में कई मंत्री होते हैं, एक वैसा मंत्री जिसकी पूरी, जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दे दी गई हो और वो अपने सहयोग के लिए कुछ मंत्रियों को रखा हो, तो वैसी स्थिति में उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिनके पास पूरा मंत्रालय होता है वो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं। और ऐसे मंत्री जिसमें एक से ज्यादा मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों को राज्य मंत्री प्लेन कहा जाता है, केवल राज्य मंत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। और उप मंत्री किसी भी मंत्रालय के प्रमुख नहीं होते हैं, बल्कि ये सहायतार्थ मंत्री बनाए जाते हैं। क्लियर है? हमारे यहाँ मंत्री भी तीन कैटेगरी के हो गए, एक कैबिनेट मिनिस्टर या कबीना मंत्री, दूसरा स्टेट मिनिस्टर या राज्य मंत्री, और तीसरा उप मंत्री। इन तीनों मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है, मंत्री परिषद कहलाता है, जबकि केवल कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो मंत्रिमंडल कहलाता है। क्लियर है? अब हम लोग ये देखेंगे कि इतना कुछ हो गया, हमारे प्रधानमंत्री बन गए, हमारी राज्यसभा का चुनाव हो गया, हमारे लोकसभा का चुनाव हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे लोकसभा से सरकार का भी निर्माण हो गया, मंत्री भी बना लिए गए। अब इन सबको अगर देश के लिए काम करना है, अपने कार्यों को संपन्न करना है, साथ ही साथ जिस क्षेत्र से इनको चुनकर भेजा गया है उसका भी ध्यान रखना है, तो वैसी कंडीशन में इनके कार्य की प्रणाली कैसी होगी। तो हमारे संसद के दोनों सदनों के क्या चलते हैं, सेशन या सत्र चलते हैं। सत्र का मतलब ऐसे बैठकों का समूह जिसमें संसद के सदस्य एक साथ मिलकर बैठकें करते हैं और देश हित के लिए काम करते हैं। सत्र हमारे यहाँ 3 बार होते हैं, मतलब हमारे संसद के दोनों सदनों के सदस्य अपने अपने सदन में देश साल भर में 3 बार मिलते हैं। ये 3 बार जो मिलते हैं, इन तीनों बैठकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सत्र कहते हैं। सत्र का अर्थ कई बैठकों का समूह एक साथ, एक दिन, आजकल परसों नरसों करके 15 दिन, 20 दिन, महीना भर रोज जाकर एक साथ मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं, विधि निर्माण करते हैं, जो सरकार होती है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज और कि हमारी लोकसभा है जो, उसमें 2 तरह के दल हो गए, एक बहुमत वाला और रेस्ट जो बचा, बहुमत के पास क्या है, आधे से ज्यादा सदस्य हैं, ऐसा हिस्सा जिसके पास बहुमत, बहु मतलब ज्यादा, मत मतलब वोट, जिसके पास मेजोरिटी हो, और रेस्ट जो बच जाता है हिस्सा, ये हिस्सा जिसके पास मेजोरिटी नहीं रह जाती है, वो कहलाता है विपक्ष। क्लियर है?
ऐसा हिस्सा लोकसभा में जिसके सदस्यों को बहुमत प्राप्त होता है, उससे सरकार बनती है, वो बहुमत वाला दल कहलाता है। और दूसरा हिस्सा जिसके पास बहुमत नहीं हो पाता है, उसमें एक से अधिक दल भी होते हैं, वो क्या कहलाएगा? विपक्ष कहलाएगा। तो लोकसभा दो भागों में बटी हुई होती है, एक ऐसे लोगों का समूह जिसमें देश चलाने की जिम्मेवारी है और जो उसके सहयोगी हैं, और दूसरा ऐसे लोगों का समूह जो विपक्ष होता है। दोनों में एक कॉमन क्या चीज है? दोनों लोकसभा के सदस्य हैं, दोनों जनता के द्वारा चुने हुए हैं। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि विपक्ष वैसे ही आ गया है। विपक्ष का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे जो भी देश की सरकारें हैं वो निरंकुश ना हो जाए, उसका पूरा पूरा कोशिश होता है। किसका? विपक्ष का। वो प्रश्न पूछकर उन पे तरह तरह के प्रस्ताव लाके उनके कार्यों पर क्या करते हैं? उनकी नीतियों के बारे में पूछते हैं, उनके कार्यों के बारे में पूछते हैं, जनता के संसाधनों का कहाँ यूज किया गया, इस पर प्रश्न उठाते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है विपक्ष भी। विपक्ष होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा तंत्र निरंकुश हो जाएगा। अंकुश लगाने के लिए सरकार पर जो तंत्र काम करता है स्पेशली, वो हमारा विपक्ष है। विपक्ष को हम लोगों को छोटी मोटी चीज नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास भी जनता की शक्ति होती है। जनता ने ही इन लोगों को चुनकर भेजा है। तो अब हम लोग फिर से वापस आते हैं कि ये सारे मिलकर विपक्षी या सरकार वाले जो भी सदस्य हैं लोकसभा में आते हैं और लगातार मिलते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर बीच में उनकी छुट्टी, छुट्टी तो नहीं कहा जाए, उनको अपने क्षेत्रों में भेजा जाता है कि वो अपने क्षेत्र में जाए। उनको फंड दिया जाता है जिससे वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके, साथ ही साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुने, समझे, लोगों से मिले और फिर वापस सत्र में जाके उन मुद्दों को उठाए हाउस में जो कि उनके क्षेत्र से रिलेटेड है या देश में कुछ हो रहा हो तो उससे रिलेटेड है। फिर वो सरकार से पूछे कि इतने दिनों में क्या हुआ, नहीं हुआ, आपने किस विषय पे क्या काम किया, कहाँ तक काम की प्रोग्रेस है। ये सारे सवाल जो होते हैं मंत्रियों से पूछे जाते हैं और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं इन सवालों को लेके आते हैं, प्रखर रूप से उन पर प्रहार करते हैं। बहुत सारे कार्यों की आलोचना और टिप्पणियां होती हैं, उन पर तीखे व्यंग भी होते हैं। हम लोग अब तो सत्रों की कार्रवाई को आसानी से टीवी पे देखते हैं। आप अब देखिएगा तो आपको बहुत मजा भी आएगा। जब तक नहीं समझ आता है तब तक वो सेक्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है, न्यूज सुनने में भी लगता है कि क्या सुन रहे हैं। लेकिन जब से आप इस हिस्से को समझने लगेंगे, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है हमारे देश में सत्रों की कार्रवाई का, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। किसने क्या कहा, किसने क्या पूछा, किस मुद्दे पे क्या बात हुई, ये सारा कुछ जो है वो इन सत्रों में ही संपन्न होता है, जो कि सामान्यतः हमारे देश में 3 होते हैं। संविधान कहता है कि हमारे देश में सत्रों की संख्या कम से कम तो 2 होनी ही चाहिए। हमारे यहाँ 6 माह के बाद एक सत्र होना जरूरी होता है, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा मिलते हैं और विशेष सत्र भी कभी कभी आयोजित हो जाते हैं कुछ खास परिस्थितियों में। जब ऐसा लगता है कि संसद के सदस्यों को मिलकर देश के लिए बात करना है, इन सत्रों के अलावा भी सत्र बुलाए जा सकते हैं। और इसका नामकरण जो है वो किस हिसाब से किया गया है? मौसम के हिसाब से, जिसमें पहला सत्र जो है वो है ग्रीष्मकालिक सत्र, जो कि गर्मी में होता है और इसी समय बजट भी लाया जाता है। इसी को प्रथम सत्र भी कहते हैं। दूसरा सत्र जो होता है वो होता है अभी का समय जो चल रहा है, मानसून सत्र। और तीसरा समय जो होता है वो होता है शीतकालिक सत्र। इसके बारे में ऐसा नहीं है कि सत्र कितने दिन का होगा, हमारे राष्ट्रपति इसका अनाउंसमेंट करते हैं। सत्र की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सत्र को समाप्त होने की भी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। सत्रों को बुलाना और उसको स्थगित करना ये दोनों राष्ट्रपति का काम है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। सरकार जितने दिन का चाहती है सत्र बुलाती है और सत्र को खत्म करती है। इन सत्रों के बीच ये वाला जो जगह है, को एक खास टर्म से हम लोग जानते हैं, वो है
जब हमारे सत्र न चल रहे हों, 2 सत्रों के बीच का समय सत्रावसान कहलाता है। इस सत्रावसान में सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र जाकर अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में लगते हैं, जिससे कि देश के हर क्षेत्र का विकास हो। जनता के पास जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए फिर से अगले सत्र में मिलते हैं। अगले सत्र में फिर डिस्कशन होता है, कुछ नए नियम बनाए जाते हैं, पुराने नियम हटाए जाते हैं, विशेष विशेष कार्यों पर चर्चाएं होती हैं। फिर हम लोग छुट्टी में जाते हैं, छुट्टी या कहा जाए कि अपने अपने क्षेत्रों में सदस्य जाते हैं, फिर अगले सत्र में मिलते हैं। फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। इन्हीं प्रोसेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, वो है हमारा बजट। बजट बनाना, बजट पेश करना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। तो बजट होता क्या है, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग बातचीत करें, क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों को आर्टिकल 22 तक इसी तरह की बातों को देखना है। फिर हम लोग आर्टिकल वाइज भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या बातें कही गई हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि संसद के जो सत्र होते हैं उसमें क्या होता है और सत्रों को कैसे संचालित किया जाता है। तो उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो हमारे संवैधानिक पद ही हैं, उनके बारे में जरा देख लिया जाए। तो हमारे दोनों हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर आप डेली मिल रहे हैं महीनों तक और बातचीत के सिलसिले चलेंगे, प्रश्न पूछने के सिलसिले चलेंगे, सरकार के कार्यों का लेखा जोखा मांगा जाएगा, वोटिंग होगी, वोटिंग की गणना होगी, या और भी बहुत सारे काम, कौन कहाँ बैठेगा, किस क्रम में बैठेगा, इन सब की व्यवस्था हमारे संसद में पहले से की गई है। तो संसद का दोनों ही सदन जिस व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है उसे हम लोकसभा के संबंध में लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। और दूसरा, जिसके बारे में भी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, जिसे हम लोग सभापति के नाम से जानते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। संचालन का सारा जिम्मा जो होता है इन्हीं के ऊपर होता है। और लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा से चुने जाते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है, यहाँ का तो पहले से चुना हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा। लेकिन लोकसभा के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खास पद का आदमी ही पदेन रूप से लोकसभा का अध्यक्ष होगा, बल्कि लोकसभा के पहली बैठक में ही लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। सामान्यतः उपाध्यक्ष हमारे विपक्ष का व्यक्ति होता है। तो लोकसभा का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है कौन है, लोकसभा का स्पीकर है। और राज्यसभा का सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो है हमारे राज्यसभा का चेयरपर्सन या राज्यसभा का सभापति। मतलब आप जब सत्र चलता है तब देखते होंगे कि एक ऊंची सी कुर्सी होती है, राजा जैसा एक आदमी बैठा रहता है, जो लोगों को क्या करता है, बोलने की इजाजत देता है, बैठने का आदेश देता है, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किन से पूछे जाएंगे, इसकी लिस्टिंग करता है कि भाई उनको आप पहले इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई इस मंत्री से, सपोज आप विपक्ष में हैं और मंत्री से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो ऐसा ही नहीं कि मुंह उठा के कभी भी खड़े होकर पूछ लो। इसका एक प्रॉपर तरीका है कि आप किस तरह के प्रश्न पूछने जा रहे हैं, क्या वो लिखित फॉर्म में है या आप उनसे वर्बली पूछना चाहते हैं। लिखित फॉर्म का जवाब जो है, फॉर्म में जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब जो लिखित रूप में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनका जवाब संबंधित मंत्री कुछ समय के बाद देता है, देन एंड देयर नहीं देना पड़ता है। जबकि मौखिक प्रश्नों के साथ
ये जिम्मेवारी होती है कि मंत्री उसका उत्तर तत्काल दे कि भाई वो जो काम की जिम्मेवारी लिया है वो किस तरह से उसको संपन्न कर रहा है। तो कौन किससे प्रश्न करेगा, कब प्रश्न करेगा, किसको कितना समय अलॉट करना है, किसको बैठने देना है, किस विषय पे सरकार के मंत्री कुछ बोलेंगे, किस मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि कुछ समय इसका रूटीन बना हुआ है कि इतना से इतना बजे तक प्रश्न पूछा जाएगा, इतना से इतना बजे तक चर्चाएं होंगी, इतना से इतना समय तक या इन दिनों में ही केवल कोई विधि या विधेयक लाया जा सकता है। चलिए फिर अभी हम लोग तुरंत एक शब्द नया यूज कर लिए हैं विधेयक, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि आगे चल के आप लोग को 110 में 112 में मतलब एक आर्टिकल 110 112 में विधेयकों के बारे में जानना ही होगा। धन विधेयक जिससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर ही धन विधेयक से प्रश्न होता है, तो वो धन विधेयक क्या है। 112 में बजट की चर्चा की गई है, तो हम लोगों को आगे वो सब देखना है, तो थोड़ा सा टर्म पहले से क्लियर रहेगा। तो अगली क्लास आपके लिए जो आर्टिकल वाइज इन सभी व्यवस्थाओं को हम लोग देखेंगे बहुत आसानी से समझ आएगा। नहीं तो हर एक आर्टिकल में 2-2 मिनट रुक के अगर पढ़ें तो थोड़ा टूटा टूटा सा महसूस होता है। एक फ्लो में अगर इनको हम लोग समझते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर एक एक आर्टिकल को देखते हैं, तो आर्टिकल दिमाग में भी बैठ जाएगा, प्लस बहुत अच्छी तरह से आप उसके व्यवस्थाओं को समझ भी पाएंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और सभापति का बहुत सारा काम है, एक नहीं अनेकों काम है। एक तरह से सभा की पूरी व्यवस्था को बनाए रखना, सभा को चलाने की पूरी जिम्मेवारी, सभा के नियमों को फॉलो कराना, सदस्यों को बोलने बैठने या प्रश्न पूछने की इजाजत देना, ये सारा काम इन्हीं 2 अधिकारियों पर होता है। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उसकी जगह लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो कार्रवाई को संभालता है। उसी तरह अगर सभापति नहीं रहते हैं तो उपसभापति होता है, जो कि वही होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, उसको इसकी जिम्मेवारी होती है। जैसे उपसभापति तो कई बार नहीं होते हैं, जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो हमारे सभापति चले जाएंगे उनका काम देखने, तो उनके जगह फिर उपसभापति को ही काम देखना पड़ता है। तो उपसभापति हुए सभापति की जगह, उपाध्यक्ष हुए हमारे लोकसभा अध्यक्ष की जगह। तो इन सबों में अभी कौन है इस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कल कर लेंगे, क्योंकि अपडेट आपको रहना ही पड़ेगा कि किस पोस्ट पे कौन से अधिकारी है। उनसे भी कभी बहुत आसान सा सवाल पूछता है तो वैसा भी पूछा हुआ है। तो अध्यक्ष और सभापति जो है वो हमारे सदन की कार्रवाइयों को संपन्न कराते हैं। तो भाई ये कार्रवाइयां क्या क्या हैं जो इतने इतने दिन हम लोग मिलते हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो है हमारे सभा के द्वारा जो विधेयक लाए जाते हैं उन पर बातचीत कराना, विधेयक या बिल। तो ये विधेयक क्या है, हम लोग पहली ही क्लास में बात किए थे कि विधान शब्द से बहुत सारी चीजें निकली हुई हैं, जिसमें विधि है, विधानसभा है, विधान मंडल है, विधेयक है। तो ये विधेयक जो एक नया शब्द हम लोगों के बीच आया, इसका अर्थ होता है प्रपोज्ड जो कानून होता है, प्रस्तावित कानून। विधेयक ही दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति प्राप्त करके कहाँ जाता है, हमारे राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो विधेयक ही विधि बन जाता है, हमारा बिल ही लॉ बन जाता है, बिल ही कानून बन जाता है, जो कि इन्फोर्स किया जाता है, मतलब जिसे लागू किया जाता है, जिसके उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान होता है। क्लियर है। हमारे यहाँ जो कानून होते हैं वो डायरेक्टली किसी की बोली या इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि पहले उसको एक प्रस्ताव के रूप में, एक प्रपोजल के रूप में उसे हाउस में लाया जाता है। हाउस के जो भी मेंबर्स होते हैं उस पर वोटिंग करते हैं, वोटिंग करने के पहले उस पर डिस्कशन होता है, उसके बाद वोटिंग होती है। तो इस डिस्कस किए हुए जो कानून है, प्रपोज्ड जो बिल है जिस पर डिस्कशन होता है, उस पर फिर वोटिंग होती है। हर एक तरह के बिल पर एक तरह की वोटिंग नहीं होती है, बल्कि कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें हाउस के
2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। हमारे जो सदन है उनके सदस्यों के अलग अलग दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। किसी में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, तभी उसे उस हाउस से पारित माना जाता है। दोनों हाउस से पारित होके बिल कहाँ जाता है? हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट अगर उस पे साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। तो विधेयकों को लाना, विधेयकों को एक्सेप्ट करना, उस पर चर्चा करना, चर्चा का दिन फिक्स करना, चर्चा के लिए किन किन लोगों को कितना टाइम अलॉट किया जाएगा, फिर उस पर वोटिंग होगी, ये सारा काम हमारे हाउस के जो चेयरपर्सन होते हैं उन पर होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में, राज्यसभा के सभापति राज्यसभा में इस कार्य को संपादित करते हैं। तो संसद में एक काम तो हो जाता है, विधेयकों पर बात करना। विधेयक भी कई टाइप के होते हैं। अगर प्रस्तुत करने वाले मतलब लाने वाला जो भी बिल लेके आया है, जो भी बिल को प्रपोज करवा रहा है, उसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो एक को हम लोग कहते हैं सरकारी विधेयक, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई कानून प्रपोज किया जाता है तो उसे हम लोग गवर्नमेंट बिल बोलते हैं या उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। और ऐसे विधेयक जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बल्कि अन्य सदस्यों के द्वारा लाए जाते हैं उसको हम लोग गैर सरकारी विधेयक के नाम से जानते हैं। पहला हो गया सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल, और दूसरा जो हो गया वो हमारा होता है नॉन गवर्नमेंट बिल या गैर सरकारी विधेयक। ये किस आधार पे है? प्रस्तुत करने वाले लोगों के आधार पर। कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार का अंग या मंत्री है, अगर वो कोई बिल को लाता है तो उसको हम लोग सरकारी कहेंगे, और विपक्ष या अन्य सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा जो लाया जाता है वो गैर सरकारी विधेयक होता है। जो सरकार का अंग नहीं है अगर वो लाता है तो वो गैर सरकारी कहलाता है। साधारणतः ये तो बहुत आसानी से बिल पास हो जाता है, क्योंकि लोकसभा से अगर होता है, लोकसभा में बहुमत होता है तो उस हाउस में तो आसानी से हो सकता है। राज्यसभा में हो सकता है कि उसमें किसी तरह की अड़चन आए, लेकिन गैर सरकारी विधेयक को तो पास होने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि उस पास वैसे ही बहुमत नहीं है, साधारण बहुमत ही नहीं है, तभी वो गैर सरकारी है। तो हम लोग पहला देख लिए, प्रस्तुत करने वाले के आधार पर हमारे दो तरह के बिल आपको दिखाई दिए, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। अब हम लोग देखते हैं विषय वस्तु के आधार पर कि उसका मैटर कैसा है। मैटर के आधार पर भी हमारे बिल दो तरह के होते हैं। पहला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धन विधेयक, और दूसरा जो होता है वो है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक को समझने के पहले अगर धन विधेयक समझिएगा तो साधारण विधेयक अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। हमारे यहाँ जो भी टैक्स होते हैं या सरकार के उपक्रमों के द्वारा या अन्य किसी स्रोतों के द्वारा सरकार को पैसा मिलता है। हमारी भारत सरकार को कई स्रोतों से पैसा मिलता है जो कि सरकारी पैसा होता है। हम लोग टैक्स देते हैं, कहाँ जाता है? सरकार के पास जाता है। हम लोग सामान खरीदते हैं, उसमें भी कुछ पैसा होता है, जैसे जीएसटी, वो भी एक तरह का टैक्स है। वो पैसा कहाँ जाता है? इनकम टैक्स, वो क्या है? वो भी एक तरह का टैक्स है जो हमारी आय पर लगता है। प्लस हमारे और सारे बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे ऐसे उपक्रम हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे ओएनजीसी वगैरह जो है बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है, उससे भी जो लाभ प्राप्त होता है वो भी यहीं आता है। तो ये सारे पैसे जो होते हैं सरकार के, वो दो भागों में बांट दिए जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं संचित निधि, और दूसरा जो होता है वो होता है आकस्मिक निधि। संचित निधि और आकस्मिक निधि के रूप में इसको बांट दिया जाता है। लेकिन भाई जनता का पैसा है,
ऐसा नहीं है कि भाई किसी के पॉकेट से आया हुआ पैसा है। जनता ने इसे क्यों दिया है, सरकार को हम लोग क्यों टैक्स देते हैं? क्योंकि सरकार हमारे लिए काम करती है, तो एक तो उन लोग को वेतन उतन मिलना चाहिए। इसीलिए ना कहा जाता सरकारी नौकर। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को वही कहते हैं कि हम लोग तो कामगार हैं, कि भाई हम लोग काम करने वाले हैं। किसके लिए? जनता के लिए, जिसके बदले जनता डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली हम लोगों को वेतन भी देती है। तो ये सारे सरकारी महकमों वाले जो प्रमुख है या हमारे जो सरकारी पदों को पर आसीन जो व्यक्ति हैं, वो सभी जनता के नौकर हैं। जनता के फंड पर ही उनको जीना पड़ता है। जनता अपना फंड तैयार करती है और उन्हीं पैसों से उन लोगों को वेतन भत्ते मिलते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारी रोड बननी है, हम लोगों को फ्री में एडुकेशन मिलती है, हमारे लिए फ्री हमारे अस्पताल काम करते हैं। सरकार की तो ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों को बहुत नॉमिनल रेट पे या बिल्कुल फ्री प्राप्त होती हैं। जल की व्यवस्था करानी है या देश में किसी भी तरह का काम करना, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, हमारे यहाँ सड़कें बन रही हैं, हमारे यहाँ और भी जो भी निर्माण कार्य हो रहा है सरकार की तरफ से, उसके लिए तो पैसा चाहिए। उसमें मटेरियल भी लग रहा है, लेबर भी लग रहा है। तो इन सब के लिए जो पैसा आता है, उन सब के बदले हम लोग खुद मिल के सरकार को पैसा देते हैं, कि क्योंकि हम लोग ही उस चीज को यूज करते हैं। रोड पे कौन चलता है? जनता ही चलती है ना। अगर हम लोग ये देखें कि ये सारी सुविधाएं जो इकट्ठा की जाती हैं, सरकार के द्वारा प्रदत्त हैं, वो किसके लिए है? जनता के लिए है। तो जनता की भी ये ड्यूटी है कि इन सेवाओं को प्राप्त करने के बदले जो उसमें खर्च हुआ है उसमें मिलकर कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि मिलकर हम लोग सभी यूज करते हैं। तो वैसी कंडीशन में सरकार को हम लोग टाइप टाइप के टैक्स देते हैं। क्लियर है? तो हमारे टैक्सेशन के अलावा भी सरकार अपने देश के बढ़ावा करने के लिए, देश को विकास की गति तेज करने के लिए बहुत सारे उपक्रम अपने हाथ में भी लिए हुए हैं, जिनसे पैसे की उगाही होती है। और इन पैसों को 2 फंड में बांट दिया जाता है। आकस्मिक निधि कुछ खास आकस्मिकता के लिए रखी जाती है और संचित निधि से सरकार का खर्च जो है वो चलता है। क्लियर है? लेकिन इस सरकार के पैसे को खर्च करने के लिए पूरे मनमाने तरीके से सरकार काम नहीं कर सकती है, बल्कि उसके लिए क्या किया जाता है? सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ता है। किसको? हाउस को, कि हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा इस जगह खर्च हो रहा है। ये पहले से ही अनाउंस्ड होता है कि सरकार टोटल साल भर में कितना खर्च करेगी और कहाँ कहाँ करेगी, उसके लिए कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। और ये सारा इंफॉर्मेशन जिसमें दिया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। हम लोग घर में भी देते हैं ना। आप लोग जो हॉस्टल में रहने वाले लोग हैं, खासकर वो बच्चे पहले अपना बजट बताते हैं घर में कि भाई हॉस्टल में जाएंगे तो हॉस्टल का जो किराया है वो देना होगा, खाने पे इतना लगेगा, किसी ना किसी का बर्थडे आ जाता है महीने में कोई दोस्त का, उसको कुछ देते हैं, किसी को अपने बर्थडे पे पार्टी देते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट जाने आने का जो खर्चा है या कॉलेज आने जाने का खर्चा है वो इतना लग जाता है। हम इतने की हम लोग स्टेशनरी ले लेते हैं। तो आप एक बजट बना के बताते हैं अपने गार्जियंस को कि भाई टोटल हम लोगों को 1 माह में इतना खर्च हो जाएगा। और इसके लिए पैसे का जुगाड़ 2 जगह से भी हो सकता है, पापा भी दे रहे हैं, भैया भी दे रही हैं और दीदी भी कुछ पैसे भेज देते हैं। तो ये तीनों मिला के आपके बजट को परिपूर्ण कर देते हैं। वैसे ही सरकार जो है वो भी क्या करती है? अपने होने वाले संभावित खर्चों का लेखा जोखा देती है और ये भी बताती है कि उन संभावित खर्चों के लिए जो पैसा आएगा वो किस सेक्टर से आएगा। तो ये बताना जरूरी है कि कहां से पैसा आया और कहां जाएगा। इस पूरे डिटेल को हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। पर ये बजट कितने दिन का होता है? साल भर का होता है। लेकिन साल भर का पैसा सरकार के पास एक साथ नहीं आता है। तो उस कंडीशन में हर सत्र में ये धन विधेयक लाए जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि बजट के इतने हिस्से के लिए, इतने दिन के खर्च के लिए इतना पैसा यहाँ से निकाला जा रहा है और ये पैसा यहाँ से आया हुआ था, जो कि आपको पहले ही बजट में बता दिया गया है। तो ऐसा बजट जिसका संबंध संचित निधि से धन निकालने से संबंधित हो,
धन डालने से संबंधित हो, कोई नया टैक्स लगाने से हो, किसी नए टैक्स को हटाने से हो, उस सब को मतलब आप एक रफली अगर आप बोले तो पैसा कौड़ी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी सरकार के द्वारा दी जाती है हाउस को, उससे संबंधित बिल को हम लोग धन विधेयक कहते हैं। और इसको पारित करने की प्रक्रिया भी थोड़ी विशिष्ट होती है, ये कभी भी रोका नहीं जा सकता है, धन विधेयक पर वोटिंग नहीं होती है, इसे पारित कर दिया जाता है बहुत ही आसानी के साथ। इसके अलावा दूसरे जो विधेयक होते हैं, जो कानून बनाए जाएंगे कि ऐसा होने पे ऐसा होगा, अब से ये कानून हटाया जा रहा है, संविधान में ये चीज यहाँ थी इसको हटाया जा रहा है, वगैरह वगैरह जो भी बिल आते हैं, कहा जाए कि धन विधेयक को छोड़कर जो भी विधेयक होते हैं वो साधारण विधेयक की श्रेणी में होते हैं। धन विधेयक के अलावा जो भी विधेयक हो जिससे भी उसका संबंध हो वो क्या होगा, साधारण विधेयक होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका कौन करेगा निर्णय, तो वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को आपने देखा ही कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष वो व्यक्ति है जिसको लोकसभा के सदस्यों में से लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना जाता है। वो ये तय करता है कि विधेयक किस टाइप का है। तो अगर आप अध्यक्ष के काम में देखें तो ये काम भी उसके काम में है कि वो ये निर्णय देता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। इवन राष्ट्रपति भी इस विधेयक को नहीं रोक सकते हैं, उनको भी अपने पास मैक्सिमम 14 दिन इस विधेयक को रखने का अधिकार है, उसके बाद वो स्वतः पारित माना जाता है। जब धन विधेयक मतलब आर्टिकल 110 देखेंगे तब इसके पूरे प्रोसीजर को हम लोग देखेंगे। अभी मोटा मोटी एक आप इस संबंध में कॉन्सेप्ट बनाइए कि ये क्या है, धन विधेयक क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे संबंधित एक पूरा आर्टिकल ही है जो कि धन विधेयक से संबंधित होता है। जो साधारण विधेयक होते हैं उनको पारित करने के लिए संसद में बहुत सारे काम होते हैं। संसद के सदस्यों से जुड़े हुए कार्यों को संपादित करने के लिए भी, जैसे उनके आवास है, आवास को बदलना है तो कौन बदलेगा, कितना खर्च आएगा, कैसा बनेगा, ये सारा कुछ जो है ये सब भी चर्चा में रहता है। और इसके लिए संसद में समितियां बनाई जाती हैं। जो विधेयक भी होता है, विधेयक पर भी जो चर्चा होती है वो संसद की समितियों के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है और उसके बेस पे होती है। तो आप छोटा सा ही समझ लें कि संसद की जो समितियां हैं वो संसद के कार्यों को संपादित करने में सहायता देती है, जो दो तरह की होती है। एक को हम लोग स्थायी समिति कहते हैं। तो स्थायी समिति से प्रश्न आते हैं क्योंकि ये हमेशा ही रहती हैं, इनका कुछ खास काम होता है जिसमें आप लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति जैसे समितियों का नाम कभी पढ़े होंगे, जो कुछ पढ़े हुए हैं लोग, जो नए हैं उनके लिए तो बहुत ही नया नया नाम है। और दूसरी होती है अस्थायी समिति, जैसे विधेयकों पर जो गठित की जाती है अस्थायी होती है, उसी समय बनती है जब विधेयक आता है, अपना रिकमेंडेशन दिया, उनका काम खत्म और वो चली गई। मतलब वो अस्थायी रूप से गठित की जाती हैं केवल उतने दिन तक जब तक उनका काम हो। लेकिन स्थायी समितियां हमेशा ही संसद में अस्तित्व में होती हैं और उनका एक फिक्स काम है। क्लियर है यहाँ तक? तो संसद की कार्रवाई में आज हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया जिसको समझना आपके लिए जरूरी भी है और शायद काफी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। कुछ तो नई बातें अवश्य ही आप लोगों ने सीखी होंगी कि हमारे संसद के द्वारा कैसे काम किया जाता है। एक चीज और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग बहुत ही जल्द पढ़ेंगे आर्टिकल में, मतलब कल तो आर्टिकल वाइज इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं, जो है आर्टिकल 123। 123 में क्या लिखा गया, 1 2 3 याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस जो होती है उसको जारी करने की शक्ति जो प्रेसिडेंट की है वो है आर्टिकल 1 2 3 में। 1 2 3 में क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उसके लिए फिर आपको सत्र समझना जरूरी था। हम लोग सीधे अगर आर्टिकल में आते सत्रों को नहीं जानते, क्योंकि सत्र के विषय में अगर देखा जाए बस एक ही आर्टिकल दिया गया है कि सत्र का कौन सत्र बुलाता है, कब सत्र खत्म होता है, सत्र अवसान किसे कहते हैं। तो हमारे संसद के सत्र जब नहीं चल रहे होते हैं और उस समय अगर कोई कानून का
जरूरत पड़ जाए देश को, और बहुत जल्दी ही चाहिए, तो आप पहले सत्र बुलाएंगे, लोग जमा होंगे, उस पर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, राष्ट्रपति के पास जाए, मतलब दूसरे हाउस जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, एक लंबा प्रोसीजर आपको दिखाई देगा। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि सत्र में हर एक रोज काफी खर्च हो जाता है, तो इन सब से बचने के लिए क्या किया गया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था दी है कि एक टेम्पररी कानून बना लिया जाए जिसको अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहा जाएगा। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब सत्र नहीं चल रहे हों तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सके, यानी अस्थायी कानून बना सके, जो कि फिर जब सत्र होगा एज ए बिल लाया जाएगा। अगर वो पारित हो गया तो ठीक है, नहीं पारित हुआ तो वो डेड हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं इसमें दी गई हैं। तो हम लोग इसको कल फिर देखेंगे, जिसमें और भी कुछ कुछ प्रोविजन आ ही जाएंगे, तो हम लोग इसको सिलसिलेवार ढंग से कल पढ़ेंगे, जो कि कहाँ से शुरू होगा, 74 आर्टिकल से, 74 आर्टिकल से लेकर 123 आर्टिकल तक हम लोग कल की क्लास जो है वो उसको संपादित करेंगे, जिसमें हम लोगों को संसद से ही संबंधित बातें देखने का मौका मिलेगा। आशा है कि आपको कल की भी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और आसानी से सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि हम लोगों ने आज ही तो बहुत कुछ क्लियरली समझ लिया है, बस इसमें नंबर लगाने की जरूरत है। प्रावधान लगभग सारे ही इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, जो कि कल हम लोग एक एक आर्टिकल के रूप में देख लेंगे। 123 तक, 1 2 3 तक, कहाँ से कहाँ, 74 से लेके 1 2 3 तक, 73 तक आज हम लोगों ने देख ही लिया है। 1 2 3 4 के 1 2 3 के बाद आ जाता है हमारी न्यायपालिका, मतलब एक अलग चैप्टर, भाग 5 का ही। संघ ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिए। संघ की कार्यपालिका हम लोगों ने फर्स्ट में देखी, सेकंड में आज हम लोग विधायिका पर डिस्कस कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में उसके बाद हम लोग डे थर्ड में हम लोग क्या कर लेंगे, हमारी न्यायपालिका, जिसको हम लोग समग्र रूप से पढ़ेंगे, जिसमें सेंटर की न्यायपालिका भी देखेंगे और राज्य की भी न्यायपालिका देखेंगे। तो ऐसे करके हम लोग लगभग आधे आधे संविधान पे पहुंच जाएंगे। आशा है आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।